वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज ये जो वीडियो होने वाले हैं दोस्त, वो होने वाले हैं मेरी एससीईआरटी बिहार एससीईआरटी बुक का क्लास 8 का जो साइंस का हम लोग का समरी चल रहा था, उसका आगे का पार्ट होने वाला है। ये मेरा पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 तक ऑलरेडी, यानी कि पार्ट 2 में चैप्टर 12 तक ऑलरेडी उसका समरी हम लोग देख लिए थे। तो ये मेरा पार्ट 3 और फाइनल पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 19 टोटल का समरी देखेंगे। इससे पहले अगर कि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को पहले तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब कर ले, तथा लास्ट वाला अगर के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले लास्ट का वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये क्लास थोड़ी सी लंबी जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, जो कि आपका बिहार शिक्षक बहाली 2023 में डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और बिना देरी की हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक लास्ट तक आप लोग बने रहे, तथा अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं उसको अच्छे से बनाएं ताकि उसको रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पहला पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर 3 का जो नाम है दोस्तों, तारे और सूर्य का परिवार। इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले जो पोलैंड निवासी थे निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसका परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था, ये याद रखें। दूसरा पॉइंट जैसे ही चलते हैं, दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था तथा बृहस्पति एवं इसके उपग्रहों की खोज की थी। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो पृथ्वी है दोस्तों, सबको पता है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के जैसे ही आएंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, दो पॉइंट वहाँ पे दिया गया था। एक दिया गया था पूर्णिमा, एक दिया गया था अमावस्या। पूर्णिमा जो होता है दोस्तों, ये तो सारे लोगों को पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है, यानी कि 15वां दिन, वो बोलते हैं पूर्णिमा। उसके बाद 15 दिन में, जैसे ही आपको पता होगा, 15 दिन चांद का रोशनी बढ़ते जाता है, उसके बाद 15 दिन के बाद रोशनी घटने लगती है। तो जो अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वही होती है काली रात, अमावस्या तो होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दोस्त, वो है चंद्रमा पर पहली बार कदम किसने रखा था? वो रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक, इसके बाद जो थे इसके बाद जो थे एडविन एल्ड्रिन जो थे चंद्रमा पर उतरे थे। ये दोनों व्यक्ति गए थे साथ में ही, आप लोग याद रखिएगा, 21 जुलाई 1969 को दोनों ही व्यक्ति ने एक ही एरोप्लेन से गए थे, लेकिन जो पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग रखा था, तथा उसके बाद जो उतरे वो उतरे एल्ड्रिन ने, इसलिए ये दूसरा व्यक्ति हो गए। आशा करता हूँ इतना समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तथा सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा, जैसे ही पता होगा आपको, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो है सूर्य, तथा दूसरा सबसे जो निकटतम तारा है वो है मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा सेंट्री है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि हमारा जो पॉइंट है वो है, हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है, मिल्की वे भी कहती है, तो हो गया। उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्त, वो है मेरा, सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है। पहले देखिए, सूर्य के बाद, सूर्य से नज़दीकी के तौर पे सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। उसके बाद मेरा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये ऐसे, मतलब ये दूरी के अनुसार ग्रह है सूर्य से। ठीक, इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, जैसे ट्रिक मेरे को बता सकते हैं। जैसे आप सबसे नज़दीक एक याद रख लीजिए, बुध है। बुध के एक दिन छोड़ के बाद कौन सा दिन आता है? शुक्र है। और आपको पता होगा, शुक्र और पृथ्वी एक दूसरे को जुड़वा बहन बोलते हैं, तो पृथ्वी, शुक्र के बाद तो मेरा पृथ्वी आएगा ही आएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, शुक्र के बाद क्या आता है? शनि आता है, लेकिन हमको एक दिन बीच में गैप करना है, तो शनि नहीं होगा, रविवार तो कोई होता नहीं, सोमवार तो कोई होता नहीं है, तो उसके बाद मेरा कौन सा होता है? मंगलवार होता है। ठीक है, जब मंगलवार जब यहाँ पे आ गया तो बुधवार तो मेरा ऑलरेडी हो गया, तो कौन सा बचा? बृहस्पतिवार। और उसके बाद एक और दिन गैप करेंगे, शुक्रवार, उसके बाद आएगा मेरा शनिवार, फिर आएगा अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बताता हूँ,
आपको बुधवार से स्टार्ट करना है, बीच में एक दिन का गैप देना है और उसको आगे लिखते जाना है। बुध के बाद बृहस्पति नहीं, शुक्र लिखेंगे। शुक्र के बाद हमारा जो आता है जुड़वां बन पृथ्वी आता है, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शुक्र लिए थे तो शनि तो होगा नहीं, शनि के बाद रवि होता नहीं है, उसके बाद सोमवार कोई होता नहीं है, तो उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा, मेरा मंगल आएगा। मंगल के बाद एक दिन बीच मतलब उसको गैप करेंगे, बुध तो होगा नहीं, तो उसके बाद आएगा बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद एक बार गैप करेंगे, शुक्र वो होगा नहीं यानी कि शनि होगा। तो इस तरह से आप उसको दूरी के अनुसार याद रख सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्त, ये जो 4 ग्रह स्टार्टिंग का है इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। एक ये बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को और मंगल को। उसके बाद ये इस 4 ग्रह को, बृहस्पति को, शनि को, यूरेनस को और नेपच्यून को, इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये याद रखिएगा, 4-4 का ग्रुप बांटा गया है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है मेरा यहाँ पे, 2006 में खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ठीक है, ग्रहों द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय परिक्रमण काल कहलाता है। इसको आप परिभ्रमण काल मत मान दीजिएगा। जैसे ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, उसको परिक्रमण काल बोलते हैं। तथा जो ग्रह अपने अक्ष पर घूमता है, अपने जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, उसको परिभ्रमण काल या घूर्णन काल बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही आते हैं, नेक्स्ट एक टॉप यहाँ पे पॉइंट है मेरा, पृथ्वी के पृष्ठ पर जल के कारण प्रकाश परिवर्तन होता है, जिससे नीले हरी प्रतीत होता है। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, तो किस लिए होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इससे प्रकाश परिवर्तित होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो मेरे दोस्त यहाँ पे, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये सब डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद का पॉइंट है मेरा मंगल को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। तथा इसका जो 2 उपग्रह है फोबोस और डीमोस, ये हमेशा पूछते हैं किसके ग्रह हैं, तो वो है मंगल के। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जो आता है दोस्त, आता है मेरा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह वो है बृहस्पति। तथा इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तथा अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, अपने अक्ष पर सबसे तेजी से कौन घूमता है, बृहस्पति। या पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 318 गुना बड़ा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि को पीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तथा यह सबसे कम सघन ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह या तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये तीनों चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तैरता हुआ ग्रह कौन है, तो वो है मेरा शनि है। ठीक, उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों, वो है मेरा क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। जैसे कि हम 4 जो ग्रह बताएं, आंतरिक ग्रह बताएं, और उसके बाद 4 जो हैं वो बाह्य ग्रह बताएं, जो इनके बीच में पड़ता है मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में मेरा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक, जो धूमकेतु होता है, धूमकेतु का पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में आता है। ये हमेशा सवाल पूछता है। ठीक है, जो एक हेली धूमकेतु के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो हेली धूमकेतु है दोस्तों, वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। जो पिछली बार दिखाई दिया था 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, ये सबको जानते हैं। जो तारे हैं पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पृथ्वी जो था वो पश्चिम से पूरब करता था, लेकिन ये जो तारे होते हैं दोस्त वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आएंगे तो सूर्य का शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। तो वहाँ पे मेरा चैप्टर 13 ख़त्म होता है और चैप्टर 14 स्टार्ट होता है। चैप्टर 14 का जो नाम है दोस्तों, वो नाम है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही पहला पॉइंट हम देखते हैं, सजीवों के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है। जैसे कि पता होगा जो शरीर हम लोग का बना हुआ है छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जो उसकी सबसे छोटी चीज़ होती है, मतलब बॉडी को बनने में जो काम करता है, वो होता है मेरा सेल्स, उसको बोलते हैं कोशिका, उसको बोलते हैं। कोशिका ही मिलकर बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद सेल भी कहते हैं इसको, कोशिका को। इसका लैटिन शब्द सेल्यूला से बना हुआ है, जिसको कोठरी बोलते हैं। कोठरी एक्चुअली क्या है, पेड़ का जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप से देखा गया था तो उसको छोटी छोटी कोठरी टाइप का नज़र आता था, तो उसको सेल का नाम से बोला गया। आगे चल के इसको कोशिका हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि कोशिका
अमीबा तथा पैरामीशियम और ईस्ट में एक कोशिकीय होती है। लास्ट कक्षा में हम लोग बताए थे आपको कोशिका एक कोशिकीय जीव और द्विकोशिकीय जीव में किसमें एक कोशिका पाया जाती है, किसमें ज़्यादा कोशिका पाया जाता है। ठीक, तो इसमें आगे पॉइंट है मेरा, मानव शरीर में लाल रक्त जो होती है कोशिकाओं की सबसे छोटी कोशिका होती है तथा तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है दोस्त वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद जो अंडा होता है, अंडा का सफ़ेद भाग का एल्ब्यूमिन बोला जाता है तथा पीला भाग का योक बोला जाता है। आप लोग ये सबको जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो किसकी निश्चित नहीं होती है? तो श्वेत रक्त की। आपको विज्ञान में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वनडे का एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है उसमें एग्जाम्पल से ही ज़्यादा सवाल पूछता है। इसमें डायरेक्ट आपको दे सकता है किसकी कोशिकाएं निश्चित नहीं होती है। तो श्वेत रक्त का हो जाएगा, फिर प्लेटलेट्स का दे देगा ऑप्शन में, आरबीसी दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह दे देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको सारा चीज़ ध्यान से पढ़ना होगा। अगर कभी तक आपने अपने चैनल को लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक जल्दी से जल्दी कर दें आगे तो देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है मेरा, जिस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं तथा जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल इत्यादि, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है पत्तियों का हरा रंग लवक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण होता है, ये सब लोग जानते हैं। कोशिका खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। तथा कोशिका का जो आकार होता है सामान्यतः 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, नेक्स्ट करके हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेरा चैप्टर आता है चैप्टर 15। चैप्टर 15 में जंतुओं में प्रजनन के बारे में पढ़ते हैं। प्रजनन दो प्रकार की होती है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, जिसको सेक्सुअल प्रजनन बोलते हैं और असेक्सुअल प्रजनन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे एक जीव का नाम आता है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन क्या होता है लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद आगे है मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि 23 जोड़ी 46 ठो। 23 जोड़ी में जो दोस्तों होता है 22 जोड़ा जो होता है, यानी कि 22 जोड़ा जो होता है गुणसूत्र एकदम एक दूसरे में स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है दोस्त वो पुरुष में X और Y पाया जाता है, जबकि महिलाओं में X और X पाया जाता है। यही Y जो है जो लड़कों का लिंग निर्धारण करती है, यानी कि बच्चों का लिंग निर्धारण करता है पुरुषों के गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर मेरा 16 आता है जिसमें धातु और अधातु के बारे में बातें किया गया है। अगर कि ये सारे चैप्टर को मैं डिटेल में समझाने लगूँ हर एक चीज़ को, तो समझिए कि एक एक चैप्टर के 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। लेकिन जो आपका टू द पॉइंट एग्ज़ाम के नज़रिए से जो है पॉइंट, मैं उसी को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही धातु और धातु चैप्टर 16 में आते हैं क्लास 8 का, तो पहला ही टॉप यहाँ पे मेरा पॉइंट आता है चांदी और कॉपर जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होते हैं, जबकि लेड जिसको सीसा बोलते हैं एवं पारा उष्मा का सबसे कम चालक होते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा। जो सोना होता है, शुद्ध सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तथा कुछ ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरिन तथा पोलोनियम है। ये सारा एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। हीरा एक अधातु है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। जैसे आपको पता होगा कि धातु का सबसे जो मेन विशेष गुण है वो चमकदार होता है, लेकिन जो हीरा है एक अधातु है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा चमकदार पदार्थ है, याद रखिएगा इसको। एक्वारेजिया जो विलयन होता है दोस्तों, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 को मिलकर 3:1 के अनुपात में से मिलकर बना होता है। ये जो एक्वारेजिया विलयन होता है वो सोना प्लेटिनम को भी गला सकता है, तथा जो सुनार है सोना चांदी को साफ करने में यूज करते हैं वो एक्वारेजिया का यूज करते हैं। ठीक, HCl और नाइट्रिक अम्ल का ये मिश्रण होता है, याद रखिएगा। HCl जो होता है
3 अनुपात और 1 अनुपात में होता है। मान चलिए 3 भाग अगर के 4 भाग में 3 भाग हमारा वहाँ पे क्या होगा, HCl होगा और 1 भाग जो होगा वो नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इसका बिजली में प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका गलनांक कम है एवं प्रतिरोध उच्च होता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल में पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है तांबा तथा जिंक के एंजाइमों में पाया जाता है। एंजाइम में क्या पाया जाता है, ये जो बॉडी में पाया जाता है हम लोग का एंजाइम, उसमें तांबा और जिंक पाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 17। इसमें किशोरावस्था की ओर इस चैप्टर का नाम है। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, उस सारे लोग आप लोग जानते हैं जो भी है किशोरावस्था की ओर। जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसके बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो एक अच्छा पॉइंट सवाल पूछता है हमारा, जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं एक नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन जो है दोस्तों वो मादा हार्मोन है। ये दोनों आप याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर 18 में जैसे ही आप आते हैं, 18 का नाम है ध्वनियाँ तरह तरह की। इसमें कुछ पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ, मैं बताना चाहूँगा आपको। जो आवृत्ति होती है दोस्त, आवृत्ति को हर्ज के द्वारा मापा जाता है। ठीक, तथा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है स्टैटिक टाइप का, जो आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। जो सामान्य सांस लेने का हम लोग का आवाज़ होती है वो 10 डेसिबल का होता है। ठीक, जो समान हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 60 डेसिबल होती है प्रबलता, यानी कि डीबी। यानी जो फैक्ट्री से जो आवाज़ निकलता है, शोरगुल होता है, उसकी प्रबलता होती है 80 डेसिबल, तथा हवाई जहाज़ जो होती है उससे जो 150 डेसिबल का प्रबलता यानी कि साउंड निकलता है। ठीक है, जो मानव का कान होता है दोस्तों, उससे श्रव्य ध्वनियाँ जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। इससे न तो कम या इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आएंगे चैप्टर नंबर यहाँ पे मेरा 19 यानी कि लास्ट चैप्टर में हम पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। अगर कि फिर अभी तक आप वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। आप लोग को जैसे कि पता होगा एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं, 25 शायद 24, 25 और 26 होने वाले हैं, या 25, 26, 27 कुछ ऐसे ही डेट है होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए तथा एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है कि इसमें आपको एक अटेम्प्ट खराब होने का डर है। ऐसा नहीं है कि रेलवे SSC की तरह कि चलो बाद में देते रहेंगे। आपका समझिए कि एक अटेम्प्ट गया मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। ठीक, तो देखते हैं चैप्टर 19 क्या है। चैप्टर 19 का नाम है दोस्तों वायु एवं जल प्रदूषण की समस्याएं। जो हमारा वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन 78.6%, ऑक्सीजन जो है 20.94% तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। ये सबको पता है। इस सब में से आपको ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा, ये पाया जाता है 0.03%। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी उसमें दिया गया है। जो 3 और 4 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुई थी, जिसमें कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी थी यूरियन कार्बाइड की फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक द्रव का ताप बढ़ने के कारण गैस बन गया था, तथा जितना भी वहाँ पे वर्कर थे तथा अगल बगल के लोग थे, सांस लेने के साथ ही उनके फेफड़ों में पानी भर जा रहा था तथा उनको मृत्यु हो जा रही थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा, एक मोटर गाड़ी 1 मिनट में इतनी ऑक्सीजन नष्ट करती है जितनी कि 1135 लोग श्वसन क्रिया कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग मोटर गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं उससे कितनी ज़्यादा वायु प्रदूषित हमारा होती है। इसीलिए सरकार टाइम टू टाइम हमको निर्देश देती है कि अपना प्रदूषण चेक कराएं तथा जितना कम हो सके ये मोटर गाड़ी का यूज करें। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है मेरा, मानव निर्मित गैस जो होती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की परावैंगनिक किरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तोड़कर क्लोरीन बना देती है, और क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन को नष्ट कर देता है। आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और AC और रेफ्रिजरेटर हम लोग जो यूज करते हैं कितना खतरनाक है वो हमारा पर्यावरण के लिए। ओजोन का जो होता है दोस्तों ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तथा जो इसका निर्माण होता है परावैंगनिक प्रकाश और बिजली जो चमकती है के द्वारा ऑक्सीजन के टूटने से होता है। ठीक है, जो ओजोन का निर्माण होता है जैसे आपको पता होगा
ओजोन ओजोन जो होता है दोस्तों, ओजोन भी एक तरह से गैस ही है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तथा जो इसका मेन निर्माण होता है वो भी निर्माण होता है जो परावैंगनिक प्रकाश से ही होता है, तथा जो आकाश में बिजली चमकती है उससे ऑक्सीजन टूटता है और यहाँ पे मेरा ओजोन का निर्माण होता है। ठीक, जो ओजोन के क्षति से यानी कि जो ओजोन हानि होते हैं उससे जो मानव रोग होते हैं वो है चमड़ी का कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया इत्यादि ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती है। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है मेरा वहाँ पे, मथुरा तेल शोधक कारखाना, जो कि आप आगरा जाइएगा, आगरा से 30 से 40 किलोमीटर दूर है मथुरा तेल शोधक कारखाना, जिसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। उस कारखाने से यानी कि उस कारखाने से इससे मतलब है मेरा तेल शोधक कारखाने से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि वायु में जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे अम्ल वर्षा होती है। और यही कारण है कि ताजमहल की जो दीवार है और गुंबज का जो क्षय हो रहा है, धीरे धीरे देखिएगा पीलापन पड़ते जा रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, अम्ल वर्षा से सबसे अधिक हानि स्वीडन को हुई है। जैसे कि अभी लास्ट में जैसे EVS का हम जब आपको करा रहे थे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अम्ल वर्षा से सबसे अधिक किसको हानि हुई है, तो वो हुई है स्वीडन को। ठीक, वहाँ पे क्या हुआ था, स्वीडन के 20,000 जो झील थे उसकी सारी मछलियाँ मर गई थी। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हानि हुआ है वो जर्मनी के जंगलों को हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा, अम्ल वर्षा से मिट्टी से को होने वाली हानि को चूना डालकर कम किया जा सकता है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो मानव मल होते हैं उसमें उपस्थित जो दोस्तों जीवाणु होते हैं वो है मेरा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्थिचेरिया कोलाई और कोलिफॉर्म तथा मल स्ट्रेप्टोकोलाई आदि जो होते हैं ये जीवाणु, उससे पेट की बीमारी होती है, हैजा, पेचिस इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो लेड होता है दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तथा जो मरकरी है इससे इटाई रोग होता है, सॉरी मैं गलती बोल दिया। यहाँ पे जो कैडमियम है दोस्तों, कैडमियम से इटाई रोग होता है, तथा जो मरकरी है मरकरी से मीनामाता रोग होता है। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरा पॉइंट है, जल में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने से जल में शैवालों की वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब इसी को प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। सॉरी, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जो शैवाल होते हैं बैक्टीरिया द्वारा सड़ता है, तथा इस बैक्टीरिया का जो सड़न की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उससे जल से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग कर लिया जाता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और जीव जंतु की मृत्यु होने लगती है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा, जो मेरा प्रदूषित जल होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसको पीने योग्य बनाया जा सकता है। तथा एक यहाँ पे और आता है, जो प्रदूषित जल है उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, तो वो है हैजा, टाइफाइड, पीलिया और डायरिया, जिसे अतिसार बोलते हैं। तो ये मेरा टोटल का टोटल यहाँ पे जो SCERT के क्लास 8 का साइंस था पूरी के पूरी तरह से समाप्त होता है। तथा जो भी अगर कि आपको और कन्फ्यूजन लगता है या और भी कुछ आपके अंदर डिसीजन चल रहे होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, हम सोच रहे हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से जितने भी MCQs अब मिक्स MCQs की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल हैं ऑलरेडी ये सब का MCQs करा दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो MCQs मैं कराऊँ उसमें सारे जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक जो बुक्स हैं उसका एक मिक्स क्वेश्चन दें, 30-30 क्वेश्चन का। तो कैसा है मेरा ये डिसीजन आपको ज़रूर बताइएगा, तथा ये कैसा लगा क्लास आप फीडबैक में ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।